हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लोनली विभूषण का पार्ट 13 है, जिसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सेरेमनी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। सभी लोग सेरेमनी के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बिजी थे। वांग जी को विहिंग के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा था और वांग जी पूरे टाइम बस अपने राजा बनने की प्रिपरेशन में ही लगा हुआ था। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब वांग जी को सेरेमनी को अटेंड करना था और वांग जी को राजा बनाया जाता। सभी लोग हॉल में उपस्थित हो चुके थे। वांग जी को लैन सेचेन अनाउंस करके स्टेज पर बुलाते हैं कि फ्यूचर किंग लान वांग जी, आप स्टेज पर आइए, सेरेमनी को स्टार्ट करना है। अंकल अनाउंस करते हैं कि अब वो घड़ी आ गई है जब क्लाउड रिसेस को एक नया राजा मिलने वाला है। विहिंग को बहुत ही फनी लग रहा था और वह बार बार वांग जी को टीज करते हुए उससे डिस्कस कर रहा था। वांग जी उससे चुप रहने के लिए कह रहा था, लेकिन वह चुप तो होने ही नहीं वाला था। विहिंग की नज़र किसी पर नहीं थी, वह सिर्फ अपने हस्बैंड वांग जी को देख रहा था और वह सडनली वांग जी के कान के पास आके उसे कहता है कि सभी ने वाइट कलर के क्लोथ पहने हुए हैं। अंकल ने भी वाइट कलर के क्लोथ पहने हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई मातम मनाने के लिए आया है और तुमने भी वाइट कलर के ही पहने हुए हैं। सभी लोग विहिंग को घूरने लग जाते हैं। विहिंग ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था कि सभी की नज़रें उसके ऊपर हैं और वह कॉन्टिन्यूसली वांग जी से बोले जा रहा था और हंस रहा था। वांग जी अपने प्यारे हस्बैंड को कुछ नहीं कहना चाहता था, इसलिए वह सिर्फ हूँ में जवाब देता है और विहिंग की सारी बातों को कॉन्टिन्यूसली बस सुन ही रहा था। सडनली अंकल की नज़र नोटी विहिंग के ऊपर पड़ जाती है और वह उसे घूरने लग जाते हैं। वह देख रहे थे कि विहिंग बार बार वांग जी के करीब जा रहा है, उसे टीस कर रहा है। अंकल अनाउंस करते हैं, आइए सेकंड मास्टर लैन और फ्यूचर किंग लान वांग जी। वांग जी विहिंग का हाथ होल्ड करता है और आगे अंकल की तरफ बढ़ने लग जाता है। वह विहिंग को अपने साइड में खड़ा करता है और राजा बनने की शपथ ग्रहण करता है और वह सबके सामने अनाउंस कर देता है, मैं सेकंड मास्टर लैन टाइटल हंगर्जुन आज से क्लाउड रिसेस का किंग हूँ और मेरी क्वीन कोई और नहीं, मेरी वाइफ विहिंग, जिसका कर्टेसी नेम विभूषण है। क्लाउड रिसेस के सभी पीपल ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लग जाते हैं और अपने किंग को ऑनर रिप्रेजेंट कर रहे थे। वह बहुत ज़्यादा खुश थे अपने नए किंग को पाने के बाद कि सडनली एक आवाज़ आती है, किंग। सबकी नज़र उस आवाज़ की तरफ जाती है। वह आवाज़ किसी और की नहीं, जाओ फई की थी। वह सडनली सबके सामने अनाउंस कर देती है कि वह किंग के बच्चे लान वांग जी से प्रेग्नेंट है। वहाँ उपस्थित सभी लोग शॉक में हो जाते हैं और सबसे बड़ा शॉक तो विहिंग को लगता है। जाओ फई की यह बात सुनकर वांग जी को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, उसकी आंखें गुस्से से डार्क रेड हो गई थी। वह तुरंत चिल्लाता है, जाओ फई, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा अनाउंस करने की। अंकल वांग जी को इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं, मैं पहले से चेक करता हूँ, फिर ये बात साबित होगी कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं। अंकल जाओ फई के पास जाते हैं, उसे चेक करते हैं और वह भी सबके सामने यही अनाउंस कर देते हैं कि जाओ फई प्रेग्नेंट है। लेकिन मैं ये पक्का नहीं कह सकता कि इस बच्चे का फादर कोई और है या फिर वांग जी है। अंकल के इन वर्ड से विहिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उसे कंफर्ट फील हो रहा था कि वह श्योर हो जाए। जाओ फई की बात से विहिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वह कुछ नहीं देखता इधर उधर, क्लाउड रिसेस में भागना स्टार्ट करता है। वांग जी पैनिक हो गया था कि विहिंग कहीं कुछ अपने साथ कर न ले। वह तो जानता था कि जाओ फई ने सबके सामने झूठ बोला है, लेकिन वह विहिंग को कैसे समझाए। विहिंग प्रेग्नेंट भी है, कहीं वह ज़्यादा स्ट्रेस न ले ले। वांग जी भी विहिंग को फॉलो करने लग जाता है। विहिंग अपनी सुध बुध खोए बस दौड़ ही जा रहा था कि सडनली वह एक पर्सन से टक्कर हो जाती है और वह पर्सन उस पर्सन को
अपनी बाहों में भर लेता है और वह उसके कान के पास आके कहता है, हे प्रिटी फेस। आप सब तो समझ ही गए होंगे कि विहिंग को प्रिटी फेस कौन बुलाता है। यस, इट्स रेन्यू बैक। वह विहिंग को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके आंसू पोंछने लग जाता है और वह विहिंग को खुद से अलग करता है और उससे पूछता है, किसने तुम्हें परेशान किया। विहिंग अपनी आंखों में आंसू लिए रेन्यू को देखता है और उसे फील हो रहा था कि रेन्यू को बहुत ज़्यादा फिक्र है। उसकी आवाज़ से ही पता चल रहा था। विहिंग अपने होश में नहीं था कि वह रेन्यू का जवाब दे सके। फिर भी रेन्यू उसे दोबारा पूछता है, बताओ ना, तुम्हें किसने परेशान किया है। वह कहता है, मैं तो तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता था, लेकिन तुम्हारी आंखों में मैंने आंसू देख लिए। बताओ ना क्या हुआ है। विहिंग बहुत ही शॉर्ट वे में सब कुछ बता देता है, जिससे रेन्यू को सब कुछ समझ आ जाता है कि क्या हुआ है और किसने किया है। जब विहिंग अपनी पूरी स्टोरी शॉर्ट में बता देता है तो वह कुछ टाइम के लिए दोनों के बीच साइलेंस हो जाता है कि सडनली रेन्यू वांगजी को देखता है और विहिंग से कहता है, जाओफई का बेबी मेरा है। विहिंग शॉक में रेन्यू को देखने लग जाता है। विहिंग शॉक होते हुए पूछता है, कैसे। रेन्यू बहुत ही पोलाइट वे में बताता है कि एक बार मैं यहाँ नीचे केप टाउन आया था और मुझे वह ड्रंक स्टेट में मिली थी, तो मैं उसे अपने साथ घर ले गया था। हमने काफ़ी देर बातें की और एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे और हमारे बीच रात को सब कुछ हो गया। सडनली वह सुबह एक नोट छोड़कर चली गई और उसमें लिखा था कि तुम भूल जाना, ये सिर्फ एक मिस्टेक थी, हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता, तुम मुझे भूल जाना। वह ये सब बहुत ही आराम से बोल के चली गई, लेकिन मैं उसे पसंद करता था। वो मुझे ऐसे छोड़ के चली गई, इसलिए मैं उसका पीछा करते करते यहाँ उसे ढूंढने के लिए आया हूँ और वह बच्चा मेरा ही है। विहिंग। रेन्यू की आवाज़ में बहुत ज़्यादा उदासी थी। विहिंग भी रेन्यू की स्टोरी सुनकर सैड फील करने लग गया था। वह विहिंग को देखते हुए कहता है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला आ चुका है। विहिंग पीछे पलटकर देखता है। लान वांगजी उसकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखों में इतना ज़्यादा गुस्सा था, वह एक एंग्री बीस्ट की तरह लग रहा था। रेन्यू को देखकर तो उसे वैसे ही बहुत गुस्सा आता था, लेकिन इस टाइम उसे और भी ज़्यादा आ रहा था क्योंकि उसने रेन्यू को विहिंग को हक करते हुए देख लिया था। वांगजी आता है और विहिंग का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। विहिंग को बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी आने लग जाती है अपने जेलस हस्बैंड को देखकर। विहिंग की हंसी सुनकर वांगजी को और भी ज़ोर से गुस्सा आता है और वह विहिंग को चिल्लाकर कहता है, तुम वहाँ से क्यों भाग आए थे, क्या ज़रूरत थी तुम्हें वहाँ मुझे छोड़कर आने की, मैं था ना वहाँ पे। विहिंग मजाक बनाते हुए कहता है, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वांगजी कहता है, ये मजाक का वक्त नहीं है, तुम वहाँ से क्यों भाग आए थे। विहिंग वांगजी को टीज करते हुए कहता है, देखो रेन्यू आया है, इसे हमारी हेल्प चाहिए लानजान, हम दोनों को मिलकर इसकी हेल्प करनी है। वांगजी हाँ में सिर हिला देता है और विहिंग और रेन्यू वांगजी को फॉलो करते हुए हॉल में जाने लगते हैं। हॉल में बहुत ज़ोरों से गॉसिपिंग चल रही थी जाओफई के बच्चे के बारे में कि इसका फादर कौन है। तीनों मेन हॉल में एंटर हो रहे थे। सबकी नज़र तीनों हैंडसम पर्सन की तरफ जाती है और गॉसिपिंग स्टार्ट हो जाती है। जाओफई वहीं स्माइल करते हुए खड़ी हुई थी, लेकिन जब जाओफई ने विहिंग को वांगजी के साथ देखा, उसकी स्माइल सडनली गुस्से में बदल गई और उसने अपने साइड में रखी चाकू को उठाया और विहिंग की तरफ चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगी। वो दौड़ कर गई और उसने एक पल भी नहीं सोचा विहिंग को चाकू मारते वक्त कि सडनली सामने एक वाइट रोब्स में विहिंग के सामने खड़ा हो गया और वो वाइट रोब्स सडनली पूरे रेड में टर्न हो गए। वाइट रोब्स को लाल होता देख विहिंग अपनी सुध बुध खो बैठा। शॉक सिचुएशन में वह यूं ही खड़ा रहा। जब जाओफई को रियलाइज़ हुआ कि उसने किसे चाकू मार दिया है, उसके गुस्से की आंखें सडनली आंसुओं में बदल गई और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरा प्यार, मेरा रेन्यू। वांगजी विहिंग को संभालता है और रेन्यू के सर
जाओ फई अपनी गोद में रख लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। रैन्यू उसे अपनी कंडीशन को ज़्यादा शो नहीं करते हुए बहुत ही प्यार से कहता है, रो मत जाओ फई, बेबी को अफेक्ट होगा। तुमने मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत की है और हमारे बेबी को भी किसी और का बच्चा बना के अनाउंस कर दिया तुमने। जाओ फई को ये सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वह रैन्यू से माफ़ी मांगने लग जाती है। विहिंग को काफ़ी रिलीफ फील होने लग गया था क्योंकि जाओ फई की आंखों में विहिंग ने वही प्यार देखा था जो वांगजी उससे करता था। जाओ फई रो रो कर माफ़ी मांग रही थी। विहिंग डिसिपल्स को इशारा करता है और रैन्यू को ट्रीटमेंट हॉल की तरफ ले जाया जाता है। ट्रीटमेंट हॉल में सिर्फ रैन्यू को ही जाने दिया जाता है। जाओ फई बाहर रो रो कर अपना बुरा हाल कर रही थी। वांगजी सडनली अनाउंस करता है, जाओ फई, हम तुम्हें क्लाउड रिसर्च से बाहर निकालते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग तो तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। वुडन लैशेस से तुम्हें पनिश किया जाना चाहिए था, लेकिन हम एक प्रेग्नेंट वुमेन को पनिश नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें क्लाउड रिसर्च से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। जाओ फई शर्म से अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहती है, राजा आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। मैं अपने प्यार को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी, बस उसे एक बार ठीक होने दीजिए, हमें तब तक यहाँ रहने की इजाज़त दीजिए। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। रैन्यू बिल्कुल ठीक हो जाता है। जाओ फई और रैन्यू जिंगशी में एंटर होते हैं वांगजी और विहिंग से मिलने के लिए। जाओ फई अपने किए के लिए विहिंग से माफ़ी मांगती है और विहिंग उसे माफ़ भी कर देता है। यह देखकर जाओ फई की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि विहिंग का दिल कितना बड़ा है, उसने उसे एक पल में माफ़ कर दिया। रैन्यू विहिंग के पास आता है और उसे कहता है, हे प्रिटी फेस, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, शायद अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। रैन्यू को विहिंग के इतना करीब देख कोई जेलस हो रहा था, कहा जाए तो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और वह जानता था ये अब अलविदा का वक्त है और वह चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। रैन्यू और हिम्मत करता है, विहिंग के पास आता है, उसके फोरहेड पर एक किस करता है, जिससे वांगजी के दिल में तो एक ज्वालामुखी फटने लग गया था। वह खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता है। रैन्यू और जाओ फई वांगजी और विहिंग को स्माइल करके अलविदा कह के वहाँ से चले जाते हैं अंकल और सिचियन से मिलने के लिए। कुछ टाइम के बाद दोनों हमेशा हमेशा के लिए क्लाउड रिसर्च से जा चुके थे। रैन्यू ने विहिंग को फोरहेड पर किस किया था। वांगजी विहिंग के पास आता है और उसके फोरहेड को पोंछने लग जाता है, जिससे विहिंग एक कन्फ्यूजन लुक देता है कि वांगजी को क्या हो गया। सडनली वांगजी गेट की तरफ बढ़ता है और विहिंग को वहीं खड़ा छोड़ देता है। गेट बंद करता है और विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके बिस्तर पर ले आता है और वांगजी एक बार फिर विहिंग के साथ लव मेकिंग करता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग विहिंग बहुत ज़्यादा पेन में था। वांगजी उसे सुबह सुबह अकेला छोड़ के चला गया था। विहिंग भी गुस्से में घर से निकल जाता है। वह गार्डन की तरफ बढ़ रहा था। वांगजी देखता है उसे, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और मीटिंग हॉल में चला जाता है। इस बात से विहिंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह क्लाउड रिसर्च के गार्डन की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसने गार्ड को साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया था कि इस गार्डन के अंदर कोई भी एंटर नहीं होना चाहिए, चाहे वह राजा ही क्यों ना हो। आफ्टरनून का वक्त हो जाता है। वांगजी अपनी मीटिंग ख़त्म करता है और सीधा जिंगशी की तरफ बढ़ जाता है। वह वहां जाके देखता है कि विहिंग नहीं है, तो उसे सडनली याद आता है कि उसने विहिंग को गार्डन की तरफ जाते हुए देखा था। वह गार्ड से पूछता है, क्या तुमने मास्टर क्वीन को देखा है? गार्ड बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि अगर उसने मास्टर क्वीन की बात बोली तो मास्टर किंग नाराज़ हो जाएंगे। फिर भी गार्ड हिम्मत करता है, अपना सर नीचे झुकाकर किंग से कहता है, माफ़ी, मास्टर क्वीन ने किसी को भी एंटर करने से मना किया है। वांगजी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह विहिंग को सडनली पेड़ के नीचे बनीज के साथ खेलते हुए देखता है। वांगजी विहिंग के पास जाता है और उसे आवाज़ लगाता है। विहिंग गुस्से में कहता है, मैंने मना किया था कि किसी को भी एंटर नहीं होना है यहाँ पे। वांगजी कहता है, ये मैं हूँ विहिंग। जब विहिंग को रियलाइज़ होता है कि ये आवाज़ किसकी है,
वह गुस्से में खड़ा होता है और उसकी तरफ टर्न होता है। वांग जी विहिंग को गुस्से में देखकर ज़्यादा कुछ नहीं कहता। वह जानता था कि विहिंग गुस्से में है और वह विहिंग को अपने सीने से लगा लेता है। विहिंग बहुत कोशिश करता है लेकिन वांग जी की टाइट पकड़ थी। सडनली विहिंग रोने लग जाता है और वांग जी पैनिक हो जाता है। विहिंग रोते हुए कहता है, तुम मुझे सुबह दर्द में छोड़ गए, तुमने मेरे साथ खाना भी नहीं खाया और अब ये आफ्टरनून हो गई है, तुम्हें मेरी याद आ गई और अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की परवाह हो रही है, मेरी नहीं। लैन सिचन गार्डन में एंटर होते हैं और वह वांग जी से पूछते हैं कि मास्टर वे को क्या हुआ, वह इतने गुस्से में क्यों गए हैं। वांग जी सारी बात ब्रदर को एक्सप्लेन करता है और ब्रदर उससे कहते हैं, कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी का टाइम है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तुम जाओ और उसे मना लो, वह थोड़ी देर में ही मान जाएगा। वांग जी ब्रदर को स्माइल करता है और घर की तरफ बढ़ने लग जाता है। एक डिसिपल को वह स्वीट्स लाने का ऑर्डर दे देता है और घर की तरफ बढ़ जाता है। वह डोर को नॉक करता है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। वह आवाज़ भी लगाता है, विहिंग ओपन करो डोर, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आता। वांग जी फिर चिल्लाकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम अंदर हो विहिंग, दरवाज़ा खोलो। कुछ टाइम बाद विहिंग बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ दरवाज़ा खोलता है और वांग जी को फाइनली रिलीफ फील होता है कि अब विहिंग नाराज़ नहीं है उससे। गेट पर सडनली नॉक होता है और डिसिपल स्वीट्स लेकर आ जाता है। सडनली विहिंग कहता है, रेन्यू, मेरे लिए रेन्यू ने स्वीट्स भेजे हैं। यह सुनकर वांग जी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह विहिंग से पूछता है, रेन्यू हुई क्यों, उसने ही क्यों तुम्हें स्वीट्स भेजी होंगी। विहिंग कहता है, मैंने तो बस गेस किया है, और वांग जी गुस्से में रूम से बाहर चला जाता है। विहिंग डिसिपल्स के पास जाता है और स्वीट्स लेते हुए कहता है, रेन्यू को मेरा थैंक्स बोल देना। डिसिपल कहता है, नहीं मास्टर क्वीन नहीं, ये रेन्यू जी ने नहीं, ये किंग लान वांग जी ने आपके लिए भिजवाए हैं। तब जाके विहिंग को समझ आता है कि वांग जी क्यों गुस्से में चला गया। वह खुद को बहुत भला बुरा बोलने लग जाता है कि उसके मन में जो आता है वह बोल देता है, एक बार भी नहीं सोचता कि वांग जी को कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। विहिंग वांग जी के लिए परेशान होता है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह देखता है कि वांग जी लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रहा है। विहिंग जाता है वांग जी के पास, उसे सॉरी बोलने लग जाता है। वांग जी हूँ में आंसर करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम जाओ खाना खा लो और रेस्ट करो। विहिंग को पता था कि वांग जी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि सडनली विहिंग ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है और उसे रोता देख वांग जी पैनिक हो जाता है और दौड़कर विहिंग के पास आता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। विहिंग सीने से लगकर कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं नादान हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मैंने तुम्हें नहीं समझा, सॉरी। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और विहिंग भी कहता है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ लानजान। इसी तरीके से 9 महीने बीत जाते हैं। दोनों के बीच में लड़ाई होती है, प्यार होता है, दोनों लव मेकिंग करते हैं और कब 9 महीने बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। एक दिन मॉर्निंग विहिंग की प्रेगनेंसी के टाइम था। 9 महीने पूरे हो गए थे, उसका वाटर ब्लॉक हो गया था। वांग जी पैनिक होते हुए विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और लैन सिचन वांग जी को कंपनी देते हुए दोनों ट्रीटमेंट हॉल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। विहिंग को ट्रीटमेंट हॉल के अंदर ले जाया जाता है और वांग जी बाहर खड़े होकर परेशान हो रहा था। उसके फेस पर साफ साफ शिकन दिखाई दे रही थी। लैन सिचन अपने ब्रदर को इतना वरिड देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे कि वह फाइनली अब पापा बनने वाला है। लैन सिचन अपने ब्रदर को परेशान देखकर कहते हैं, वांग जी ज़्यादा परेशान मत हो, बेबीज़ और विहिंग दोनों ठीक होंगे और तुम भी बहुत अच्छे फादर बनोगे। सडनली बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और कुछ टाइम के बाद एक दूसरे बच्चे की भी रोने की आवाज़ आती है। लैन सिचन खुश होते हुए कहते हैं, वांग जी 2 बच्चे आए हैं, तुम 2 बच्चों के फादर बन गए हो। उनकी नज़र सिर्फ दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। एक ओल्ड वुमेन वहाँ से बाहर निकलती है। उनके हाथ में दोनों बच्चे थे। एक बच्चा वह लैन सिचन को और एक बच्चा वह वांग जी को देती हैं। वांग जी का बच्चा बहुत ज़्यादा शांत था और लैन सिचन के हाथ में जो बेबी था वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है कि सडनली वांग जी लैन सिचन के हाथों से अपना बेबी
ले लेता है और उसे चुप कराने लग जाता है। लैन सिचेन के फेस पर टेंशन दिखने लग गई थी और उन्हें बुरा भी लगा था कि सडनली वांग जी, जो बेबी चुप था, वह लैन सिचेन के हाथों में थमा देता है, जिससे लैन सिचेन भी स्माइल करने लग जाते हैं। लैन सिचेन और वांग जी बेबीज़ को लेकर रूम में एंटर होते हैं, जहां विहिंग बिस्तर पर बैठा हुआ था और दोनों बच्चों को वह दोनों पार्ले में लिटा देते हैं और लैन सिचेन कपल्स को अकेले वक्त बिताने के लिए रूम से बाहर चले जाते हैं। वांग जी विहिंग के फोरहेड पर किस करता है और उसका हाथ होल्ड करके कहता है, विहिंग, 2 बेबी हुए हैं, दोनों लड़के हैं, हम 2 बच्चों के मम्मी पापा बन गए हैं। कुछ टाइम के बाद लैन सिचेन अंकल के साथ रूम में एंटर होते हैं। अंकल ने वांग जी और विहिंग को एक्सेप्ट कर लिया था। वह बेबीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। अंकल ने दोनों बेबीज़ को अपनी गोद में कैरी कर लिया था और वांग जी और विहिंग ये देखकर बहुत खुश होते हैं। उनसे मिलने के लिए नी हुसैन, जियांग चैन और जियांग यानली का बेटा जिनलिंग, जियांग चैंग का बेटा जियांग स्विजी सब मिलने आते हैं। नी हुसैन का बेटा, जियांग यानली का बेटा और जियांग चैंग का बेटा सभी एक ही उम्र के थे। तीनों बहुत ज़्यादा ही सुंदर और ब्यूटीफुल, हैंडसम सब लग रहे थे। विहिंग सबसे बात करता है, सिर्फ जियांग चैंग को वह अवॉइड कर रहा था। इसी तरीके से 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन बाद दोनों बच्चों की नामकरण की रस्म को रखा गया था। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। विहिंग कहता है, लानजान, तुम हमारे बेबीज़ का नाम रखोगे। लानजान एक बच्चे का नाम वी इज़हान रखता है और वांग जी कहता है, दूसरे बच्चे का नाम तुम रखोगे विहिंग। विहिंग एक स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, मैं दूसरे बच्चे का नाम लान वांगशान रखूँगा। सभी नाम सुनकर बहुत खुश थे। अंकल भी खुश हो गए थे कि उन्हें क्लाउड रिसेस के वारिस मिल गए हैं। 2 वारिस, दोनों बहुत ही सुंदर है। एक बच्चा वांग जी पे गया था जो बिल्कुल शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी जो शक्ल और सूरत थी वह विहिंग पर गई थी। और जो दूसरा बच्चा था उसका स्वभाव विहिंग की तरह था, बहुत रोने वाला, नॉटी, लेकिन उसकी जो शक्ल थी वो वांग जी की तरह थी, बहुत ही सुंदर और काल्म। विहिंग ने पूरी रस्म के वक्त जियांग चैंग को अवॉइड ही किया था, जिस वजह से जियांग चैंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। विहिंग ही नोटिस करता है कि जियांग चैन उससे खुश नहीं है, वह अभी भी गुस्से में है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि विहिंग के अवॉइड करने की वजह से वह इतना ज़्यादा दुखी है। रस्म ख़त्म हो जाती है। वांग जी बेबीज़ और विहिंग के साथ जिंगशी में वापस चला जाता है। विहिंग वांग जी की लैप में बैठा हुआ था और वह कहता है, लानजान, जियांग चैंग मुझसे अभी भी नफ़रत करता है, उसने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया। विहिंग की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। वांग जी उसके आंसू को लिक करते हुए कहता है, नहीं विहिंग, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुमसे यहाँ माफ़ी मांगने के लिए आया है। तुमने उससे एक बार भी बात नहीं की, इसलिए वह थोड़ा नाराज़ है तुमसे। विहिंग स्माइल करता है और कहता है, सच में लानजान, तो मैं उससे कल सुबह ही बात करूँगा। सुबह हो जाती है। जियांग चैंग गार्डन में पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। विहिंग उसके पास जाता है और उसका नाम लेके बुलाता है, जंगशा। जियांग चैंग पलटता है और विहिंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, अब तुम मुझसे दूर मत जाओ, मदर फादर भी चले गए, सीजी भी मुझे छोड़ के चली गई और जिनलिंग के फादर भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अकेला पड़ गया हूँ पूरी तरीके से, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ विहिंग, मुझसे बात किया करो। दोनों के बीच भी सब कुछ अच्छा हो गया था। विहिंग बहुत ज़्यादा खुश था कि अब उससे कोई नफ़रत नहीं करता, अब उससे कोई बुरे शब्द नहीं बोलेगा। वांग जी खड़े होकर दूर से देख रहा था और स्माइल कर रहा था। धीरे धीरे सब कुछ सही होने लग गया था। 20 साल बीत जाते हैं इसी तरीके से। वांग जी और विहिंग की ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आ गई थी जितनी उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। विहिंग और वांग जी अब ओल्ड एज में जा चुके थे। उन्होंने अपने इज़हान और वांगशान की शादी भी करवा दी थी। उन्होंने अपने बड़े बेटे इज़हान को क्लाउड रिसेस का राजा बना दिया था और वह दोनों क्लाउड रिसेस को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर माउंटेन पर बसने के लिए चले जाते हैं। अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी वह माउंटेन पर ही बिताने वाले थे। विहिंग वांग जी की गोद में बैठा हुआ था और उससे कहता है, लानजान,
हमारी पूरी ज़िंदगी इतनी खुशहाल हो गई है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों इतने ज़्यादा खुश होंगे, हमारी फैमिली होगी, हम एक दूसरे से प्यार करेंगे। विहिंग स्माइल करते हुए वांगजी से क्वेश्चन करता है लानजान, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? स्माइल करते हुए कहता है विहिंग, तुम तो मेरी जान हो और मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा हर जन्म में ढूंढ लूँगा और अपने साथ ही रखूँगा और तुमसे ही मैं प्यार करूँगा, चाहे हम किसी भी जन्म में किसी भी रूप में क्यों ना मिले। ओल्ड कपल के क्यूट रोमांस के साथ साथ ये फैन फिक्शन भी यहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। इस फैन फिक्शन की बहुत ही हैप्पी और ब्यूटीफुल एंडिंग थी। सब कुछ सही हो जाता है, दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खुशी में बिताई थी। अब नेक्स्ट फैन फिक्शन इसका सीज़न 2 होगा जो बहुत जल्दी मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। अभी ऑथर ने कुछ चैप्टर्स ही शेयर किए हैं, कंप्लीट होने के बाद मैं उसे शेयर करूँगी। ओनली वी वर्शन का सीज़न 2 एक मॉडर्न इज़हान वांगशन फैन फिक्शन है। आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा गाइस। ओनली वी वर्शन वांगशन फैन फिक्शन की स्टोरी आपको कैसी लगी गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी फैन फिक्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप सब उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय गाइस।